अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सादिक है और आज हम सैलरी कैटेगरी की टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखेंगे। और हर साल मैं आपको इजीएस्ट वे की तरफ ले जाता हूँ। इस साल भी हमने एक स्मार्ट वे से हम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ना कि आप डर के टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट करें। तो हम जल्दी से हम आ जाते हैं टैक्स रिटर्न फॉर्म की तरफ। लॉगिन करना और लॉगिन्स की वीडियो बहुत सारी मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने भी एक बनाई हुई है, उसमें आप लॉगिन के जो इश्यूज है या कोई न्यू अभी तरीकेकार निकाला है क्यूआर कोड वाला, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ चले जाते हैं। हम किस तरह से स्मार्ट तरीके से हम टैक्स रिटर्न फाइल सबमिट कर सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। और इस वीडियो में मैं तकरीबन बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। तो जो बिगनर्स है वो स्टार्ट में देख सकते हैं और जो एडवांस लेवल वाले बिल्कुल मिड आके वो वीडियोस को आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लॉगिन होने के बाद जो इन्होंने यहाँ चेंजिंग की है, वैसे तो पहले यहाँ पर सैलरी का एक टैब आता था, एक बटन आता था, वो हटा दिया है और इन्होंने यहाँ पर एक सिंप्लीफाई आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल, यानी कि सैलरी कैटेगरी को ये बता रहा है कि ये वहां से इस वाले ऑप्शन से जा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस ऑप्शन से जाए, क्योंकि एफबीआर एवरी ईयर कुछ ना कुछ विजुअलाइज को चेंज करता है, इंटरफेस अपना चेंज करता है ताकि इजीएस्ट वे दे सके। बट इसमें काफी अपने जो यूजर्स है जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मगर जो इनका जो डिक्लेरेशन और ये जो आईटी फॉर्म वाला ऑप्शन है वो हमेशा रहता है इनका। और वो अगर आप एवरी ईयर आप करेंगे तो आपको वो उससे आप यूज टू भी हो जाएगी। तो जब भी मैं आपको यही कहूंगा कि आप फॉर्म्स के थ्रू ही आप जाए, ना कि आप जो इस तरह के इजी इनके ऑप्शन होते हैं उसको यूटिलाइज करिए। तो चलिए हम चलते हैं किस तरह से टैक्स रिटर्न फॉर्म हम खोल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इनके हर किस्म के फॉर्म्स मौजूद होते हैं। देखिए, यहाँ सैलरीड के लिए विजिट व्यू भी होता है। नॉर्मल रिटर्न जो हम विजिट व्यू से हम कर सकते हैं, ठीक है, पर हम विजिट व्यू पे नहीं जाएंगे। हम जो ये फॉर्म्स होते हैं नॉर्मल वाले जो ओरिजिनल है उस पे हम जाएंगे। देखिए, इसमें सैलरीड का भी है कि जो बिल्कुल ही सैलरीड है और उनकी कोई इनकम नहीं है इसके अलावा, तो वो यहाँ से भर सकते हैं। बट ये भी मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप यहाँ से फॉर्म फिलअप करें सिर्फ सैलरीड वाले, जो भी सैलरीड कैटेगरी भी है तो भी आप ये नॉर्मल रिटर्न फॉर्म इंडिविजुअल एओपी और जो कंपनी ये वाले होता है ऑप्शन, आप यही फॉर्म हमेशा सेलेक्ट किया करें। ठीक है, तो हम यहाँ चले जाते। ठीक है, 2025 का है ये, यानी टैक्स ईयर 2024 से 30 जून 2025 तक का। कंटिन्यू करते हैं ये फॉर्म और ये फॉर्म यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये फॉर्म के जो फर्स्ट में इन्होंने कुछ नई चीज लाई कि इसमें बता देते हैं कि भाई ये इस पीरियड का टैक्स ईयर है ये, और ये 30 सितंबर इसकी जो डेडलाइन है। ठीक है, अच्छा, एक और ऑप्शन, ये एक और चीज ये पूछ रहा होता है कि आप प्रेजेंट थे पिछले 6 महीनों से 183 डेज से, ये भी ऑप्शन इन्होंने निकाला है ये। तो हम यहाँ कहते हैं बिल्कुल यस, हम यस करके आगे चलते हैं। ठीक है, हम नो नहीं करते, हम यस पे ही चलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये खुद पूछ रहा होता है कि भाई आपको किस तरह से इनकम जनरेट होती है, सैलरी से, पेंशन से, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, या कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो उनके थ्रू हो रही है। हम सैलरी लेते हैं। ठीक है, आप पेंशन भी ले सकते हैं, अगर ना भी ले तो ऐसा हर्ज नहीं है कि वहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, इस तरह की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम सैलरी ले लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अदर वाला भी देख ले, ये प्रॉफिट फ्रॉम बैंक और ये डिविडेंड्स वाला भी आ रहा होता है इसमें। तो ये जो नॉर्मल रिटर्न फॉर्म हमने जो सेलेक्ट किया है उससे ये ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आप जो फ्रंट पे जो कार्ड पे जो ऑप्शन दिया हुआ था इन्होंने उसके थ्रू जाते तो वहां पर ये चीजें विजिबल नहीं रहती है कि क्या आप कर रहे क्या नहीं कर रहे, किस सेक्शन में आप डाल रहे। ठीक है, अच्छा, ये और पूछ रहा है कि क्या आपको कोई और सोर्स है जिससे आपकी एडिशनल इनकम जनरेट हो रही थी। हम यस कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं और फॉर्म पूरा ये ओपन हो जाता है। तो हमने लास्ट ईयर हमने जो इजी वे देखा था एफबीआर मालूमात से, हमने टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखा था। बट इस पे काफी दोस्तों ने ये सवाल किया था कि इसमें सर हम कहाँ से देख सकते हैं कि ये पेमेंट किसकी तरफ से डिडक्ट हुई है, क्योंकि किसी की मल्टीपल इनकम है या मल्टीपल इस तरह की ट्रांजेक्शन है जहाँ टैक्स डिडक्शन हो रही होती है, तो वो नहीं मिल रहा था। हालांकि ये ऑप्शन भी मौजूद था पहले भी, पर उसको हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। ज्यादातर कंपनीज और सेल्स टैक्स वाले यूज कर रहे होते, तो आप भी यूज कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल को चाहिए कि ये ऑप्शन इवेल्युएट जरूर करें, इसको एक्सप्लोर फर्दर करें। तो हम पहले यहाँ से दो तरीके से हम चले जाते हैं, मैं दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा इसका क्या फर्क है। मैं आपको पहले एफबीआई मालूमात पे ले जाता हूँ। ठीक है, हमने जैसे लास्ट ईयर हमने ये लिया था, इसी तरह से हम यहाँ पर भी 2025 का हम जो भी डेटा होगा वो हम पुल कर लेंगे। अगर यहाँ पर नहीं है या दैट्स मीन कि आपका नहीं है, तो मैं एक और ऑप्शन देख लेता हूँ कि उस क्लाइंट का यूज कर लेता हूँ जहां पर ये डेटा मौजूद हो। अच्छा, देखिए ये आ गया 2025 का, जैसे ये डेटा शो हो रहा है, हम इसकी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं एक्सेल में। ठीक है, ये हमने एफबीआर मालूमात से डाउनलोड की है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर हमने किया था। ठीक है, अब हम एक और ऑप्शन होता है जो इनका एमआईएस का ऑप्शन होता है, हम वहां से भी फाइल डाउनलोड कर लेंगे।
ताकि आपको मैं एक और चीज़ भी इसमें समझाऊँगा आगे जाके, जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, स्टॉक्स में होती है और काफ़ी इनकम जनरेट होती है और वो उसको टाई अप या रिकंसाइल करना भी चाहते हैं, बट इतना डेटा होता है कि वो इनके पेपर वर्क में उलझना नहीं चाहते। इसका भी एक ईज़ीएस्ट वे है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, ये एमआईएस का ऑप्शन होता है। अच्छा, ये एमआईएस का ऑप्शन काफ़ी लोगों का शो नहीं हो रहा होता है, इस तरह से वो कह रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली वो आपका रेज़ोल्यूशन देखिए बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो पीछे हाइड हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया, आप इसको अगर यहाँ से थोड़ा-सा यू करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, उसकी रेज़ोल्यूशन को आप छोटा करेंगे, तो आपको एमआईएस का ऑप्शन दिख जाएगा। हम एमआईएस के ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है? और यहाँ से भी हम इसी तरह से डेटा पुल कर लेते हैं टैक्स ईयर 2025 का, ठीक है? ये पेमेंट डिटेल्स आपको यहाँ आना है। इन सिर्फ ऑप्शंस को, इन बटन्स में आपको नहीं जाना, ये पेमेंट डिटेल वाले ऑप्शन में जाना है आपको और यहाँ पर सिर्फ टैक्स ईयर 2025 जो हमारा चल रहा है, हम वो ले लेंगे, ठीक है? और इसको सर्च करेंगे पहले हम, तो ये सर्च होके जो भी 2025 का आएगा, हम इसको भी अब डाउनलोड कर लेंगे। तो हमारे पास 2 फाइल हो गई, एक एफबीआर मालूमात से हमने डाउनलोड कर ली है, ठीक है? और दूसरी हमने एमआईएस के ऑप्शन से। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये बहुत ही अ, आसान वे है, जो काफ़ी कन्फ्यूजन थी, काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स आए थे लास्ट ईयर ना, तो आपको मैं ये क्लियर कर दूँगा कि इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, ये न्यू फॉर्म आ चुका है, ठीक है? अब हम देखते हैं दोनों फाइल का कंपैरेटिवली, हम देखते हैं क्या फ़र्क क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा आगे एडवांस लेवल पे। जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलरी से विथड्रॉ कर रहे हैं, सैलरी अपनी इनकम एज़ और सिंपल रखना चाह रहे हैं, बस इनकम अपनी डिक्लेयर करें और इनका फाइल अपना टैक्स रिटर्न जमा हो जाए। तो हम पहला वही ऑप्शन लेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको एडवांस लेवल पे चले जाएँगे, ताकि सबको ये क्लियर रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले सैलरी की अच्छा ये फाइल हम देख लेते हैं दोनों कंपैरेटिवली कि क्या फ़र्क होता है। ये बाद में अच्छा ये देखिए कि ये हमने लिए फाइल एफबीआर मालूमात से, ठीक है? और ये हमने एमआईएस से ली है, ठीक है? तो हम पहले सैलरी पहले ले लेते हैं कि सैलरी से कितनी डिडक्ट हुई थी, आप यहाँ फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है? जो पेमेंट ऑप्शन है। आई होप कि आप मेरे साथ-साथ होंगे, ठीक है? ये दिख रहा होगा आपको। तो ये पूरी फाइल होती है जिसके अंदर क्या आपकी ये टैक्सेबल अमाउंट थी या किसके ऊपर आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ था, ठीक है? तो ये पूरी दिखा रहा है इस फाइल के अंदर। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी यही दिखा रहा होता है कि ये इस टैक्स ईयर 2025 का है। ये टैक्सेबल अमाउंट थी और ये पेड अमाउंट है, ठीक है? साथ में पेमेंट डिटेल भी आती है, कब हुई थी, कहाँ का विथहोल्ड हुई थी, ये क्लेम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग सारे कॉलम्स इसमें होते हैं। इसमें थोड़े एडिशनल कॉलम्स होते हैं एमआईएस में और एफबीआर मालूमात के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहे होते हैं। तो हम सैलरी का फ़िल्टर लगा लेते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या सैलरी थी, ठीक है? तो ये टोटल सैलरी देखें तो ये 12 मंथ की ये आ जाती है। आप अपने कंपनी से, एचआर से या फाइनेंस से अपनी सर्टिफिकेट भी ले सकते हो और उसको रिकंसाइल भी कर सकते हो, चेक कर सकते हैं क्या मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, अक्सर लोगों की मैच नहीं होती है, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। मैं इसमें आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपकी कोई टैक्स सर्टिफिकेट कंपनी से मिलती है और वो जो भी कम या ज़्यादा है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, आपको जो ये एमआईएस से डेटा मिला आप उसको फ़ॉलो करें। इसका रीज़न है एक। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम ये मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है इसका। तो ये जो सैलरी हो रही है, अब इसको हम पहले एक सब टोटल कर लेते हैं ताकि एवरी टाइम हमें बार-बार सम अप ना करना पड़े, ठीक है? थोड़ा-सा आपको एक्सेल भी आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? ये हम सब टोटल ले लेते हैं, ठीक है? और इस रेंज को ले लेते हैं, ठीक है? ये अमाउंट आ जाएगी ताकि हर दफ़ा हम जब फ़िल्टर करेंगे तो ये अमाउंट आपको बार-बार सम अप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया। अच्छा, तो हम सैलरी पे थे, सैलरी की हमने अमाउंट ले ली, ठीक है? ये सैलरी हमने टोटल अमाउंट ले चुके हैं हम, ठीक है? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखिए, ये 13,20,000 आते जिसमें से 48,000 डिडक्ट हुए थे। सेम यहाँ पर भी था, 13,20,000 थे और 48,000 डिडक्ट हुए थे। अच्छा, जो मैं कह रहा था कि अगर आपकी टैक्स अमाउंट या कोई इनकम में फ़र्क आता है, जो आपको सैलरी सर्टिफिकेट मिली है, तो आपको फॉलो करना है ये एमआईएस पेमेंट को। इसकी वजह ये है कि देखिए, ये एफबीआर के पास डेटा मौजूद है और ये बता रहा है कि हमें पेमेंट मिली है ये इस तारीख को, ठीक है? देखिए, 30 जून 2025 अक्सर होता है ये जो आपका क्लोजिंग ईयर होता है, जो टैक्स ईयर, और जो लास्ट मंथ होता है इसका जो टैक्स फाइल किया होता है वो थोड़ा-सा डिले हो जाता है कंपनी की तरफ से, तो फिर वो जुलाई 2025 में अगर पे ऑफ हो रहा होता है तो फिर वो टैक्स ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग टैक्स ईयर में वो फॉल हो रहा होता है। इस वजह से फ़र्क आ रहा होता है। तो आप फॉलो करें इसी को, क्योंकि देखिए, जो टैक्स पे हुआ, जमा हुआ है और टैक्स मेंशन भी है कि 2025 का ये है, तो इसी को टैली कर रहा होता है सिस्टम। तो आप देखिए, तो ये सारे देखिए सीपीआर नंबर भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर सीपीआर नंबर आ रहे हैं, दैट्स मीन कि ये पे हुआ है, पेमेंट आईडी भी है। अगर आप यहाँ देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि बस ट्रांजैक्शन हुई है, बट इसका कोई एविडेंस नहीं है यहाँ पर कि ये यकीनन पे हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जिसका एविडेंस आपको ये एमआईएस फाइल से मिलता है और यही एक सबसे बड़ा फ़र्क है। आप ये सीपीआर नंबर से, पेमेंट आईडी से आप एफबीआर की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं कि ये पेमेंट हुई है। अगर यहाँ पर आ रही है कोई मालूमात में चीज़ें ज़्यादा,
और यहाँ कम आ रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ MIS को ही फॉलो करना है, क्योंकि ये जो ऑलरेडी जो पेड होती है सिर्फ वही रिफ्लेक्ट करता है। और यही चीज जो ऑटो आप जो भी फाइल आप अपना न्यू टैक्स ईयर का फॉर्म खोलते हैं तो ऑटोमेटिक जो डेटा आपका इनकम का या किसी भी किस्म का डिविडेंड का एडजस्टेबल की टैक्स के अंदर आ रहा होता है वो इस वाली MIS फाइल से आता है, ना कि वो FBR मालूमात से। तो ये एक मेजर दोनों का फर्क यही है, जब भी मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये MIS वाली फाइल को फॉलो करें। ठीक है, तो ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, तो ये 13,20,000 की ये एनुअल इनकम है और ये टैक्स 48,000 कटा है। तो ठीक है, हम ये फॉर्म में जाते हैं, अगर ये 13,20,000 की है तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं 13,20,000, हम यहाँ पंच कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये तो हो गई हमारी अमाउंट। ठीक है, अब इसका टैक्स भी तो जो कटा है तो वो भी हमें मेंशन करना होता है। वो हम यहाँ चले जाते हैं एडजस्टेबल के अंदर और जो यहाँ बता रहा होता है तो हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, कि 13,20,000 एनुअल इनकम थी और 48,000 डिडक्ट हुआ। अभी हम 48,000 अगर ना डालें, ठीक है, इसको भी आप इवेल्युएट किया करें कि इतना टैक्स कटना चाहिए था कि नहीं कटना चाहिए था। ठीक है, हमने रिसीट वैल्यू तो लिख ली, हम कंप्यूटेशन में चले जाते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि कितना टैक्स होना चाहिए था। देखिए तो इतना ही आ रहा है, दैट्स मीन कि कंपनी ने टैक्स सही डिडक्ट किया है। और ये ऑटो कैलकुलेट भी करता है, आप उसको चेक भी कर सकते हैं अपने एंड से कि सिर्फ और सिर्फ इनकम डाले आप और कंप्यूटेशन पे आ जाए तो आपको बता देगा कि भाई ये नॉर्मल टैक्स, आपका नॉर्मल इनकम टैक्स ये बनता है। तो यानी कि इन्होंने सही डिटेक्ट किया था, तो हम यहाँ एडजस्टेबल में आएंगे और यहाँ पर इसी के सामने कितना कलेक्ट हुआ था। देखिए आप ये साथ साथ समझे इन चीजों को। देखिए ये रिसीट वैल्यू है, आपको इतना रिसीव हुआ और इतना टैक्स कलेक्ट हुआ, डिडक्ट हुआ। ठीक है, तो 48,000 हमने यहाँ डाल दिया। तो ये तो हो गया सैलरी, जो कैटेगरी वाले इनको सिर्फ और सिर्फ सैलरी की इनकम थी, ये हो गया इनका काम कंप्लीट। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है, जो उनका सैलरी इनकम सिर्फ जनरेट हो रही थी और वो यहाँ डाल दिया। अब आप यहाँ कंप्यूटेशन में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये इसको कोई भी यहाँ पर जो रिफंडेबल आई मीन जो एडमिटेड इनकम टैक्स है, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये हमने जो सैलरी की इनकम थी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, अब इसी तरह से इनका जो होता है जो पर्सनल, जो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर पर्सनल एक्सपेंस, एसेट्स और रिकंसिलिएशन। अब जो आपकी ये इनकम हुई थी, आपको जो वेल्थ स्टेटमेंट मेंशन करना है वो आप यहाँ पर सीधा आएंगे। अब यहाँ पर आप रिकंसिलिएशन में आएंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए इनकम बता रहा है कि आपकी जो नॉर्मल इनकम थी वो क्या थी आपकी, तो आपको यहाँ पर एड ऑन करना है जो 13,20,000 थी एनुअली आपकी। ठीक है, तो आपने सैलरी वाले टैब में आपने डाल दिया था। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आपने एक यहाँ डाला 1, नेक्स्ट आपने आए, फिर आप ये टैक्स चार्जेबल में आए और आपने यहाँ एडजस्टेबल के अंदर आपने डाल दिया कि ये मेरी इनकम थी और ये मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ था। कंप्यूटेशन में फिर आप चेक कर लिया करें कि क्या रिजल्ट आया इसका, कोई ऐसा तो नहीं कि एडमिटेड टैक्स आ रहा है इसके अंदर कोई एक्सिस है। तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप आते वेल्थ स्टेटमेंट में, जहां आपको बताना है आपके एसेट्स भी तो इंक्रीज हुए, तो आपने 13,20,000 यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, हाँ, अब यहाँ आते पर्सनल एक्सपेंसेस। अगर आपके कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। हम साथ साथ डाल देते हैं थोड़े बहुत एक्सपेंसेस, ताकि ये भी हो जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं तो वहां पर ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, चलिए हम यहाँ डाल देते हैं कुछ, हम 5,000 यहाँ डाल दिए हमने। ठीक है, रनिंग एक्सपेंस अगर हमने यहाँ डाल दिए। ठीक है, अच्छा कोशिश करें कि देखिए हमारे यहाँ अभी एक्सपेंसेस को तो डायरेक्ट पूल करके डेटा यहाँ नहीं है, पर आने वाले दिनों में ये होपफुली FBR यहाँ तक भी पहुंच जाएगा। जिस तरह से इनकम को बैंक से हर चीज को इंटीग्रेट करके ये लेकर आ रहा है, इसी तरह के आपके एक्सपेंसेस के ऊपर भी ये नजर रखेगा और इसको इस तरह से डायरेक्ट पुल करके, जैसे MIS के अंदर है FBR मालूमात में, वहाँ रिफ्लेक्ट कर सकता है। अभी फिल वक्त तो जैसे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हो गई है, वहां से वो ट्रांजेक्शन ले रहा है एक्सपेंस के, आपके व्हीकल का अलग कार्ड बनाया हुआ, तो आइंदा सालों में ये चीज भी होपफुली कि ये सिस्टम में ऐड ऑन हो जाएगी। तो हम यहाँ अपने कुछ एक्सपेंसेस डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने, अच्छा आप अपने 12 एनुअली या मेंटेनेंस डालने होते हैं, आप इसको टाई अप कर ले, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं आप देख सकते हैं, और उसको आप बिल्कुल नियर टू, यानी कि एग्जैक्ट तो नहीं हो पा रहा होता है, तो नियर जहां तक फाइनल हो सकता है आप उसको कर लिया करें। ठीक है, तो हमने ये एक्सपेंसेस डाल दिए सारे। ये तो ये सारे एक्सपेंसेस के अंदर हो चुके हैं। ठीक है, अब पर्सनल एसेट्स में आते हैं। अगर आपका कोई एसेट्स है, अब जो आपके सैलरी कैटेगरी के हैं तो उनके पास भाई बैंक अकाउंट भी होगा। तो जो बैंक अकाउंट है आपको यहाँ पर डालना है कि भाई आपकी जो नॉन बिजनेस अकाउंट, देखिए अकाउंट लिखा हुआ है तो बहुत सारी चीजें आ सकती है इन्वेस्टमेंट में, अकाउंट से बॉन्ड से सर्टिफिकेट, सब चीजें यहीं आएगी। आप ये प्लस का आइकन दबाएंगे तो यहाँ आप अपना अकाउंट नंबर बता देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बता देते हैं कि भाई ये मेरा अकाउंट नंबर है और मेरा यहाँ पर HBL में, राइट। तो आप इसकी डिटेल यहाँ पूरा अपना अकाउंट डिटेल जो है आपकी अकाउंट नंबर है पूरा वो डालिएगा, अपना अकाउंट किस बैंक में आप वहाँ डाल सकते हैं। तो इससे पूरा एक सेपरेट टैब खोल लेता है, ताकि आपको नेक्स्ट ईयर ये आपको पता हो कि हाँ यार ये वाला था मेरा, तो इसको हमने डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस डालना होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि किस टाइम का डाले। तो ये टैक्स ईयर जो एंड होता है 30 जून 2025 का, वो क्लोजिंग बैलेंस डाला जाता है।
अक्सर कहते हैं कि किस मंथ में टैक्स, कंफ्यूजन ये है कि टैक्स ईयर को समझा नहीं जा रहा कि ये जुलाई टू जून का पीरियड होता है, तो दैट्स मीन कि जून इज द आपका जो क्लोजिंग मंथ होता है, ना कि दिसंबर होता है, ठीक है। तो हमने जो 30 जून 2025 का जो भी क्लोजिंग बैलेंस था हमने डाल दिया कि भाई मेरे पास ये 7 लाख क्लोजिंग बैलेंस में पड़े थे, ठीक है। तो एक आपका ये काम हो गया। तो सैलरी वालों के पास खाली सिर्फ और सिर्फ इनकम हो गई है, बैंक्स में हमने एंट्री कर दी है, तो ये हमारा कंप्लीटली इसमें हो जाता है। हाँ, अगर कोई ये भी आप अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आपके है, जैसे पर्सनल आइटम, मिसाल में मोबाइल है मेरे पास, तो मोबाइल का लिख दिया, और मेरे पास अगर कोई बाइक है तो आप बाइक मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास ये सीरीज 70 है, नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है, होंडा की है। तो आपने ये डिटेल डाल दी, आपका ये टैब खुल जाएगा और आप यहाँ आपकी जो मार्केट वैल्यू है, अभी तो कि फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये डालना होता है, हमने लिख ली 75, तो ये आपका एसेट्स है। आप डाल सकते हैं प्रीशियस, यानी कि कोई भी पोजीशन है आपके पास, मिसाल के तौर पर गोल्ड है या कुछ भी रिंग है आपके पास, हम लिख सकते हैं गोल्ड है मेरे पास, ठीक है, 2 mg की है, 2 मिलीग्राम की है। इस तरह से आप इसका एक टैब बन जाएगा और आप यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि मेरे पास एक गोल्ड में इतना सा आइटम है, ये लिख सकते हैं। हाउस होल्ड इफेक्ट्स, ये आपके घर में जैसे कोई भी चीजें होती है, मिसाल में मेरी पर्सनल चीजें हैं, अगर कोई मोबाइल जैसे लिखा, अब फ्रिज भी होता है, टीवी है, इस तरह की चीजें होती है, तो आप ये वो अपना एसेट्स में डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पर, तो मेरे पास ये सारी चीजें हैं, उसका ये एसेट्स का ये अमाउंट बनता है। कैश इन हैंड जो क्लोजिंग टाइम पे होता है आपका, वो लिखते हैं, बट मोस्टली हम इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं रिकंसिलेशन को रिकंसाइल करने के लिए, जीरो करने के लिए, ठीक है। बट आप कैश बिल्कुल इंडिविजुअल के लिए मुश्किल होता है कि 30 दिन को क्या कैश इन हैंड था। तो ये हो गया बिल्कुल ही सिंपल टैक्स रिटर्न फाइल सैलरीड के लिए, जहां हमने एम्प्लॉय के लिए यहाँ सैलरी डाला था, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ आ गए थे और जो एडजस्टेबल टैक्स था हमने वहां पर डाल दिया, ठीक है। देन हम आ गए थे हमारी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ, और वेल्थ स्टेटमेंट में भी हमने अपनी इनकम बताई थी कि हमें ये इनकम थी हमारी साल की 13,20,000। अच्छा, ये देखिए नेट एसेट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पर बिल्कुल प्रीवियस ईयर पे जीरो आ रहा होगा। अगर आप एवरी ईयर करते हैं तो आपका अमाउंट पहले से जो लास्ट ईयर का जो एसेट्स था, नेट एसेट्स, वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताएगा कि आपका एसेट्स कितना इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अगर आपकी इनकम 13,20,000 थी, आपका प्रीवियस एसेट्स देखे तो 2.3 मिलियन था, और इस दफा आपने देखे तो आपका 1.1 मिलियन से डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये होता है, अगर आप देखें तो आपका यानी कि एसेट्स कम हो गया है। इसकी वजूहत है आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए, आपका इन्फ्लेशन मुल्क का काफी देखा जाए तो अभी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट है। ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट भी नोट डाउन करती है, वो यहाँ से देख रही होती है, आपके इनकम से और इन चीजों से भी वो आइडिया लगा रही होती है। तो ये चीज आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहाँ भी डाल दी, सिंपल वाला था जो कि एक सैलरी कैटेगरी करता है। अच्छा, अब आप अगर आप सैलरी कैटेगरी भी और दूसरी चीजें भी है जिसको हम थोड़ा सा अब इंटरमीडिएट लेवल या हम एडवांस लेवल पे ले जाते हैं, अगर मिसाल के तौर पे काफी जो सैलरी कैटेगरीज जो मिड लेवल पर है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, ज्यादातर उनके पास स्टॉक्स में हो रहा होता है, कोई बैंक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, तो हम उसको भी देख लेते हैं साथ साथ, ताकि ये एक ही वीडियो में आप सारी चीजों को समझ सके। तो अगर हम आ जाते हैं, पहली इन्वेस्टमेंट हम लेते हैं इसमें से स्टॉक्स की ले लेते चले। अगर आपके स्टॉक्स है, अगर साल के अगर आपने रखे हुए काफी डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो भी कंपनी है वहां पर अगर आपने रखे ब्रोकर के पास, तो आपका उसमें से क्या डिविडेंड मिला है, क्या कैपिटल गेन हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं साथ साथ कैसे करेंगे। अच्छा, तो मैं देखिए तो आपको ये, हाँ, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जो फर्क आ रहा था वो कहाँ, दोनों फाइलों में फर्क क्या होता है, ठीक है। अच्छा, सैलरी हो गया, अब हम यहाँ पर हम स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सैलरी क्लोज हुआ हमारा, अब हम डिविडेंड ले लेते हैं, ठीक है। देखिए डिविडेंड के यहाँ पर आ रहे हैं सेपरेट 7.5% और 15% हमने, तो हमने डिविडेंड को ले लिया। हाँ, देखिए प्रॉफिट ऑन बैंक वाला भी है, मैं इसके बाद आपको ये समझाता हूँ। तो हमने यहाँ डिविडेंड ले लिया, ठीक है। सेम इसी तरह से जो एमआईएस वाला फाइल था, एमआईएस वाली फाइल के अंदर हम भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम सैलरी हटाते हैं और यहाँ डिविडेंड ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ डिविडेंड ले लिया हमने, यहाँ अमाउंट आ रहा है कि ये 19,850 का डिविडेंड आपको मिला है, बट ये एफबीआई मालूमात में बता रहा है कि 36,481 का मिला है, ठीक है। देखिए दोनों में मेजर फर्क ये है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जिनकी अगर इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स में, साल में पता नहीं कितनी कंपनीज के डिविडेंड आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो रहे होंगे, नहीं भी हो रहे होंगे, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास एक और रास्ता है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। बट यहाँ से क्लैरिटी मिल जाती है कि ये जो डिविडेंड आपको जो यहाँ पर ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर, बट इसमें से जो आपको मिला है आपके अकाउंट में आया होगा, आपके बैंक में आया होगा, वो ये वाली आई होगी सिर्फ। तो आप ये कह सकते हैं कि अनपेड डिविडेंड है, ये भी एक हद तक कह सकते हैं, बट आप अपने एनसीसी जो नेशनल क्लियरिंग है वहां से भी आप चेक कर सकते हैं, सीडीसी अकाउंट है आपका, वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। मगर जो मेजर चांस होता है वो यही है कि हम एमआईएस को, मैंने पहले ही बताया, इसको फॉलो करना है आपको, कि ये यहाँ पर आपको नहीं मिला है। ये 100% श्योर होता है कि यह आपको नहीं मिला है, इस वजह से यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है,
इसकी वजह बताइए कि देखिएगा ये पेमेंट हुई होती है आपके अकाउंट में, तो ये टैक्स डिडक्ट हुआ होता है, आपका ये सीपीआर नंबर जनरेट हुआ होता है और यहाँ पर भी आ जाता। लेकिन ना सीपीआर नंबर में आया हुआ है, ना पेमेंट आईडी में आया हुआ है। दैट्स मीन कि ये आपको मिला ही नहीं है या इसकी टैक्स पे ऑफ नहीं हुई है। ये भी हो सकता है कि जिन्होंने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया था जिस कंपनी ने, इसने आपके टैक्स डिडक्शन करके जमा ना करवाया हो और डिविडेंड भी ना मिला हो। दोनों बात एक ही है ये। तो आप यहाँ से ये एक मेजर चीज़ है जो लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कि अपने पुराने वारंट देख रहे होते, ईमेल पे आए होते, पूरे साल का डेटा देखना पड़ता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से दोनों फाइल से आप देख सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मुझे नहीं मिली है, ये चीज़ मेरे अकाउंट में ज़रूर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो ये देखिए, तो हम डिविडेंड इनकम हमारी आ चुकी है, यहाँ से हम क्लियर ही हम यहाँ से ले लेंगे। अच्छा, साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, इसमें सेक्शन भी लिखे होते हैं। ये भी बहुत ईज़ीएस्ट वे होता है, आप सेक्शन को देखते हुए आप जा सकते हैं इसमें, ठीक है ना? तो देखिए ये 55 वाला आ रहा है और देखो ये 52 आ रहा है, क्योंकि ये 7.5% वाला है, ठीक है? और ये जो आ रही है 15% वाला है, दोनों को हम सेपरेट लेंगे। तो हम कैसे डालेंगे? ये डिविडेंड आपका क्या इनकम है, तो आपको इनकम मेंशन भी करनी है और टैक्स भी मेंशन मेंशन करना है आपको। हम आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये जो आपका होता है एक तरह का इनकम ही है, तो आप इसको अदर सोर्स में आप डाल सकते हैं, ये कि आपकी ये इनकम ही अदर इनकम ही कहलाएगी आपकी। तो हमने यहाँ बता दिया कि जो मेरी अदर इनकम थी ये 19,850, जो कि डिविडेंड से मिली हुई थी, ठीक है? और जो कि फुल एंड फाइनल का पार्ट था, ठीक है? क्योंकि फुल एंड फाइनल ये एट द टाइम ऑफ आपको ट्रांसफर, आपको जब हो रही थी ट्रांजेक्शन, तो आपका टैक्स डिडक्ट कर दिया था, हम यहाँ पर भी मेंशन कर देते, ठीक है? तो ये 19,850 आपका यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर एक तो आपने इनकम जनरेट कर दी, जैसे सैलरी में हमने वहां बताया था, इसी तरह से जिस तरह की इनकम होती है वो हमने यहाँ अदर में बता दिया, ठीक है? अब इसका टैक्स जो कटा है वो भी हम बताएंगे पहले। अब टैक्स जो कटा है हम टैक्स चार्जेबल में आ जाएगी, ठीक है? और ये फिक्स एंड फाइनल था। आप यहाँ देखें तो फिक्स एंड फाइनल था, हम यहाँ पर फिक्स एंड फाइनल में आएंगे। तो देखिए, जैसे बताया था, ये ऑटोमेटिक भी खुद ही जब न्यू फॉर्म आप ओपन करते हैं तो ये आ जाता है। फाइनल एंड फिक्स के अंदर भी देखिए ये आ गया 18,625 और 1225, ठीक है? ये यही अमाउंट बनती है, इसको सम अप करते हैं तो ये 19,850 बनता है और ये जो पेड अमाउंट हुई थी वो यही बनता है, ठीक है? तो देखिए ये सेक्शन भी देखिए 55 वाले में जो 15% वाला डाला हुआ है, 7.5% वाले में 52 सेक्शन था, तो आपने यहाँ डाला। अगर ये चीज ना आती है ऑटोमेटिक, तो आप यहाँ से सेक्शन देख के आप जा भी सकते हैं, ठीक है? जो यहाँ पर सेक्शन मेंशन होता है आप इसके थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। यहाँ से ये जो सेक्शन या मेंशन होता है आप इसके थ्रू आप यहाँ फाइल करते रहे, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ फाइल कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है इसके अंदर। ये आपका डिविडेंड हो गया। आपने यहाँ पर अपनी इनकम इनकम आपने अदर सोर्स में बताई, फाइनल एंड फिक्स में बता दी। अब आपको एक और जगह बतानी, जैसे सैलरी के अंदर हमने बताया था वेल्थ स्टेटमेंट में कि ये हमारी इनकम थी, इसी तरह से आपको यहाँ पर भी बताना है कि सैलरी मेरी एक इनकम थी और एक दूसरी जो कि डिविडेंड से इनकम हुई, जो कि फाइनल एंड फिक्स का पार्ट था। तो जो कि हमारी इनकम थी कितनी हमने बताई थी, 19,850, तो हम यहाँ 19,850 डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, जो कि इनकम डिविडेंड से मिली। अब जिनके स्टॉक्स होते हैं उनकी कैपिटल गेन भी होती है और उनका एसिड्स भी होता है, तो ठीक है? तो हम एसिड्स में भी हम डालेंगे कि हमने एसिड्स, हमारे स्टॉक्स 30 जून तक क्या थे। अच्छा, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताया और जो इन्वेस्टमेंट वाली मेरी वीडियोस है उसमें भी बताता हूँ कि हमेशा यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो मार्केट वैल्यू करंट की नहीं आती। जब आपने इन्वेस्ट की थी 2 साल 3 साल या लास्ट ईयर, वो वैल्यू आती है कि मैंने भाई 5 लाख के मैंने स्टॉक्स में पैसे डाले तो 5 लाख डालते। हालांकि हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस है कि जो वैल्यू जो मार्केट वैल्यू होती है हम वो भी डाल देते हैं। तो मोस्टली लोग यही कर रहे होते हैं, बट आपको ये ख्याल करना है कि जब आपने एट टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी थी, आपको वो डालनी होती है। वो भी इसी तरह यहीं से डलेगी, जैसे यहाँ बताइए स्टॉक्स भी आ रहा है तो हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है? जैसे बैंक्स हमने डाल दिया था, और हमने देखे अभी वो डाल चुके हैं, हम अपना डिविडेंड डाल चुके हैं। और डिविडेंड किस पे मिला, आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो वो भी आपको बताना है, तो हम यहाँ बता देते, ठीक है? हम अपने यहाँ पर एक टैब खोल लेते हैं और हम कह देते हैं कि भाई XYZ स्टॉक कंपनी में मेरा स्टॉक था। अपने अकाउंट डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पर कि मेरे स्टॉक्स थे यहाँ पर और मेरी यहाँ इन्वेस्टमेंट थी। मैं यहाँ बता देता हूँ मेरी 500,000 की इन्वेस्टमेंट थी। तो हमने इस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें डिविडेंड मिला था हमने वो डाल दिया, ठीक है? और हमने यहीं से हमने देख लिया, हमें कहीं नहीं जाने की जरूरत है कि ये डिविडेंड मिला था हमें ये। अच्छा, आपको अगर और भी ऑप्शन देखने हैं तो वो भी मिल सकते हैं कि ये डिविडेंड की एक रिपोर्ट आती है, सीडीसी की रिपोर्ट आती है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है? तो देखिए इस तरह से 30 जून की आप डिविडेंड की आपकी रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं, तो आपको मिल जाएगी यहाँ से कि देखिए ये एग्जैक्ट उसी क्लाइंट का है, देखिए बिल्कुल वही है। क्योंकि ये 38,700 39,700 दिखा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये भी एक मेजर फर्क होता है, लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इसमें भी पूछते हैं कि हमारी इसमें डिविडेंड इनकम तो यहाँ ज्यादा आ रही है बट हमारे फॉर्म के अंदर ये कम आ रही थी, ठीक है? तो ये भी एक वजह है, ये लोग पूछते हैं। इसका कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है ये,
एक्चुअली ये होता है कि ये आपका कोई जॉइंट अकाउंट होता है जिसकी वजह से 50% आपको मिल रहे होते हैं वो डिक्लेरेशन के अंदर, और 50% जो आपके साथ जॉइंट अकाउंट है उनको वहां रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ये। हालांकि वो एक और सवाल ये भी था कि सर ये तो हमारे ही अकाउंट में, पूरा मेरे अकाउंट में ही जो इसका डिविडेंड था गिरा है, बट वो जो फाइल हो रहा होता है एनआईसी नंबर के ऊपर, इस वजह से जो आपका पार्टनर है साथ में जिसके साथ जॉइंट है, वो वहां पर हाफ पेमेंट वहां पर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ये देखिए 39,700 है, अगर आपको मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ। ये अगर देखे, ये हमारी इनकम थी, इसको आप मल्टीप्लाई बाई 2 करते तो देखिए 39,700 आती है ये। दैट्स मीन कि ये आपको देखिए 50%, क्योंकि आपके ज्वाइंट अकाउंट था इस वजह से हाफ पेमेंट आपके पास रिफ्लेक्ट हो रही है, और हाफ पेमेंट आपके जो भी ज्वाइंट अकाउंट है उस होल्डर के पास हो रही होगी। तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो भी आपको ये डिविडेंड मिल रहा है यहाँ से, तो आप यहाँ से एक वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ऑप्शन हो गया आपके लिए। अच्छा, ये भी सीडीसी की क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ से रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी तो उसको आप बता, अगर आपको पता नहीं है क्या वैल्यू थी, किस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी इन्वेस्टर अगर आप नहीं है तो आपकी छोटी सी अमाउंट थी, तो आप यहाँ से ये दिखा रहा होता है 30 जून की मार्केट वैल्यू। हालांकि ये प्रॉपर मेथड नहीं है इन्वेस्टमेंट को डिक्लेयर करने का। प्रॉपर मेथड ये है कि एट द टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो आपने अमाउंट डाली थी वो आप डाल सकते हैं। ये आपको ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, बट आपको नहीं पता तो इतना मेजर फर्क भी नहीं है अगर, तो आप डाल सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। तो 336,428 ये थी इनकी इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ डाल सकते हैं जो हमने यहाँ स्टॉक का खोला था। जैसे हमने यहाँ 5 लाख डाली थी हम यहाँ, क्योंकि हमें पता था। अगर आपको नहीं पता तो आप ये डाल सकते हैं, 336 वाली अमाउंट आप डाल सकते हैं, ठीक है, 428। बट आपको पता होना चाहिए कि ये आपने मार्केट वैल्यू डाली जो कि 30 जून 2025 की है। आपने इन्वेस्टमेंट जो आपने की थी एक्चुअल वो नहीं डाली है। इससे ये फर्क पड़ता है कि हम जो भी नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं कैपिटल गेन की तरफ, उस पर इम्पैक्ट आता है रिकंसिलिएशन के अंदर। काफी लोग ये डाल देते फिर कहते कि सर हमारा रिकंसाइल नहीं होता है, तो उसका मेजर इम्पैक्ट भी ये भी हो रहा होता है और आपकी इनकम दिख नहीं रही होती है। तो हमने डिविडेंड की इनकम डाल दी, ठीक है। अब मैं दोबारा आपको रिवाइज करा लेता हूँ, ठीक है। हमने डिविडेंड इनकम जो थी हमने अपने अदर में जाके मेंशन कर दी कि हमारी डिविडेंड इनकम थी, और ये फुल एंड फाइनल था, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते थे, फिर जैसे डिविडेंड इनकम डिक्लेयर कर देते थे हम, पीएफ फुल एंड फाइनल में बता देते थे कि ये हमारा डिविडेंड था, इतना टैक्स कलेक्ट हुआ था, ठीक है। फिर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये अगर आपका डिविडेंड अगर फॉल हो रहा था तो आपको ऑटोमेटिकली पुल करके भी डाल देता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम आखिरी में हमने फिर डाला था, हम वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाते थे, हम अपने एसेट्स में डिक्लेयर करते थे कि ये जो डिविडेंड मिली थी हमारी इस इन्वेस्टमेंट की थी जो हमारे स्टॉक में थी, ठीक है। ये हो गया आपका। हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे जो अपनी ये फुल एंड फाइनल की थी, जो हमने डिविडेंड डिक्लेयर की थी हमने, तो वो हमने यहाँ पर भी डाली थी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हमने कहाँ का डिविडेंड को हमने मेंशन किया है। तो ये हमारा डिविडेंड आ चुका है, इसमें हमने डाल दिया। अच्छा, एक हमारा ऑप्शन रह गया था जो बैंक के प्रॉफिट भी आ रहे होते, ठीक है। हम उसको देख लेते हैं ये। अच्छा, अब एक ऑप्शन जो हमारा रह गया था जो आपको मैंने बताया था डिविडेंड के बाद, वो हमारा होता है जो प्रॉफिट में भी आई मीन कि जो बैंक में हमें जो मंथली सेविंग अकाउंट है या 6 मंथ बाई मंथली जो हमें प्रॉफिट मिलता है उसको किस तरह से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने देखे तो हमने यहाँ पर हमने ये सैलरी कर लिया था, ठीक है। ये डिविडेंड हो गया। अब ये जो आ रहा है देखिए, ये प्रॉफिट ऑन बैंक वाला आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और यहाँ से भी हम यही कर लेते सेलेक्ट, ठीक है। इससे ये आपको मैंने मेजर डिफरेंस बता दिया। एमआईएस वाले में एफबीआर मालूमात है, एफबीआर मालूमात का नाम रखा है इसीलिए गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, मालूमात है। इसकी रिकन्फर्मेशन आपको, एक्यूरेसी आपको ये एमआईएस से मिलेगी। एफबीआर ने खुद लिख दिया एफबीआर मालूमात है ये। इट डजंट मीन दैट कि ये आपका कंफर्म आपको ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में गिरा होगा। जब तक आपके पास सीपीआर नंबर ना हो या पेमेंट आईडी ना हो, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजेक्शन हुई है आपके अकाउंट में। तो आपको हमेशा एमआईएस को फॉलो करना है, और एक यही एक स्मार्ट तरीका है कि आप अपने कागज हो गए, आपके पेपर वर्क से आप नहीं जाना चाहते तो आप ये एमआईएस की फाइल डाउनलोड करें, एज इट इज जो जो सेक्शन है और जो जो इनकम मेंशन की गई है आप वही आप डाल दें। आपको कोई यानी कि एक तरह का आप सेटिस्फेक्शन आपकी रहेगी कि जो इन्फॉर्मेशन एमआईएस में या एफबीआर के पास है आपने वही की है। तो कोई यानी कि कोई दो बातें कोई रह नहीं जाएगी इसमें। तो हम यहाँ पर भी ये कर लेते हैं कि हम अभी थे प्रॉफिट के ऊपर थे बैंक के, ठीक है। तो ये हमने ये दो सेक्शन हो गए थे हमारे। अब ये 51 और 52 पे आ जाते हैं हम, ठीक है, जो कि आपके बैंक के प्रॉफिट के थे, ठीक है। तो ये आ जाए तो अच्छा मैं पहले 51 कर लेता हूँ, ठीक है। ये 51 पे हम आ जाते हैं। एक छोटा सा ही अमाउंट आ रहा है तो हम पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी देखे प्रॉफिट ऑन डेट है, बट ये एनएससी और पीओ डिपोजिट आ रहा है। ये देखिए इसके आप देखें ना, अगर आपको जो आप कह रहे थे कि ये किसकी तरफ से हुई, तो आपको यहाँ पर सब दिखा रहा होता है। देखिए स्टेट बैंक की तरफ से अगर आपके बॉन्ड्स थे, रजिस्टर्ड बॉन्ड्स है, तो ये उसके प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहे होता है ये। तो ये इसका अलग सेक्शन है अगर वो स्टेट बैंक से आ रहा है।
जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक से उसका अलग सेक्शन है, अगर स्टेट बैंक से डायरेक्टली कुछ हो रहा है तो उसका अलग सेक्शन है। इन्होंने बिल्कुल सेपरेट रखा है इन दोनों को। हाँ, मगर डिक्लेरेशन जो ट्रीटमेंट है फॉर्म के अंदर वो दोनों की सेम ही है। हाँ, सिर्फ वहाँ सेक्शन 51 है तो हम 51 में हम डाल रहे होते हैं, अदरवाइज आप 52 में भी डाल सकते हो, दोनों को आप कंबाइन करके भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर। तो हम आ जाते हैं, ठीक है, अदर सोर्स में आ जाते हैं, ठीक है, कि ये भी एक इनकम है एक तरह की, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमारी अदर रिसीट थी कि भाई ये भी अमाउंट हमारी जो ऐड हुई है, तो वो हमारी कितनी थी हम देख लेते हैं। यहाँ से 30,400 की थी, तो हम 30,400 इसमें ऐड कर लेंगे, जो कि यहाँ पर 19,850 थी। अब इसके अंदर हम 30,000 जो भी अमाउंट बन रही थी हमारी प्रॉफिट की वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये बनती है 30,850 और ये हमारी बनती है 50,250। तो हमने यहाँ कर दी 50,250। सेम यहाँ पर भी हम कर देंगे 50,250, क्योंकि इस पे भी टैक्स डिडक्ट हो चुका है। सेम वही स्टेप लेंगे, हमने पहले अदर सोर्स में बता दिया कि हमारी ये भी एक इनकम थी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे वही फाइनल टैक्स के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ डिविडेंड का शो किया था, इसी तरह से आप जो सेक्शन 51 वाला जो आपको मैं बता रहा था, आप वहां पर ये दिखा सकते हैं। अच्छा, जो सेक्शन यहाँ दिख रहा था आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं और वहां सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ढूंढना ना पड़े, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कि देखिए यहाँ आ रहा है, ये एग्जैक्ट वही लिखा हुआ है एनएससी पीओ। तो यानी कि वो वक्त दूर नहीं है, जैसे हम अभी एआई का जमाना आ गया, ये ऑटोमेटिक सब चीजें हो सकती है, तो एक वक्त आएगा कि ऑटो सब हो जाएगा। क्योंकि देखिए एमआईएस के अंदर सारा डेटा इसी सेक्शन से उठाता है और ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वही वहां डाल देता है, ताकि आपको मुश्किल ना हो, आपको और मजीद ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ डाल दी है जो हमारी अमाउंट बनती थी 30,400 की, कि ये हमारी 30,400 रिसीट था और इसमें जो टैक्स डिडक्ट हुआ था 4560, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अच्छा, ये जो था आपका वही 52 वाला था, देखिए ये ऑटो पुल होके यहाँ आ चुका था ये, तो हम देख लेते साथ साथ यही। तो अब साथ साथ हम चलते 51 डाल दिया हमने, 52 की अमाउंट भी टैली कर लेते हैं, हम देखिए क्या था। 52 वाली जो अमाउंट है ये आपकी जो नॉर्मल बैंक अकाउंट होते हैं उसमें से जो बैंक्स में आपको मिल रही होती है, ये वो प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। आपके बैंक के नाम भी यहाँ आ रहे होते हैं, ठीक है। देखिए ये मैं हटाया हुआ यहाँ पर, आपकी कोई भी बैंक होगी, एचबीएल है, बैंक अल्फला, यूबीएल, तो सारी चीजें वहां पर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अगर आपके कहीं मार्केट देखिए एक और भी आ रही कंपनी के नेम आ रहे, तो आपके ब्रोकरेज हाउस से अगर वहां से भी कोई प्रॉफिट आ रहा होगा कैश के ऊपर आपकी जो रिमेनिंग बैलेंस पे, तो वो भी दिखा रहा होगा। सेक्शन क्योंकि सेम है, इस वजह से इसी सेक्शन में सारा डाला हुआ है। तो आपको इसकी सारी डिटेल यहाँ से मिल जाती है, कंपनी के नेम की, किसकी तरफ से ये प्रॉफिट मिला है, बैंक का नाम आ जाता है। आप इजीली देख भी सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से और वो सब चीजें देख सकते हैं। बट आपको अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि आपको इन चीजों में अगर नहीं जाना है, आप डायरेक्टली ये एमआईएस वाली फाइल से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ देख लिया कि यहाँ पर ये 5,31,000 आ रहा है, ठीक है, ये हटा देते हैं हम। सेम इसी तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ हम रिकंसाइल कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि भाई अगर अमाउंट टैक्स डिडक्ट हुआ है और आपके अकाउंट में अगर मिले हैं तो ये चीजें सब टैली होगी, अदरवाइज टैली नहीं होती है, ठीक है। मोस्टली वो डिविडेंड के केस में होता है, बाकी इन चीजों में नहीं होता है ये, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड का इशू रहता है और कोई इशू नहीं रहता। तो आपने देख लिया कि ये जो भी था बैंक का प्रॉफिट था, आपके दो किस्म के थे, सेक्शन 52 और 51, ठीक है। तो हमने अभी 51 डाल दिया था, 52 को हम देख रहे थे, ठीक है। तो 51 हम यहाँ से हटा देते हैं ये, और हम यहाँ से ये, अच्छा, तो ये हमारे, ठीक है, तो सेम आता है जैसे प्रॉफिट ऑन बैंक का था, तो ये यहाँ दिखा रहे टोटल 531 का है। अब हम यहाँ से 531 की जो हमारी फाइल थी, आई मीन 531 का जो प्रॉफिट बनता था आपका, यानी कि एक्सीड नॉट एक्सीड 5 मिलियन वाला, देखिए 52 का सेक्शन था ये, जो पूरा नंबर है इसका, ये सेक्शन 64040052, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये पूरा का पूरा डाल देंगे 531,201, तो हमने यहाँ डाल दिया 531,201, ठीक है। इस पे टैक्स कलेक्ट कितना हुआ था 79,681, 79,681, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देंगे हम, तो ठीक है। तो ये इसने क्या किया, बैंक का प्रॉफिट ले लिया, और हमने जो ऊपर जो दिया हुआ था वो स्टेट बैंक का था, ठीक है। दोनों सेक्शन 52 और 51 ये भी हमने डाल दिया। अब हम एमआईएस के ऊपर ही रहते हैं, ताकि क्योंकि वो जो एफबीआर मालूमात से आपको जो मेजर मुझे समझाना था मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर सीपीआर नंबर, पेमेंट आईडी अगर एमआईएस फाइल में आ रही है और वहां एफबीआर में नहीं होता, तो जो रह जाती चीजें वो अनपेड है, वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में नहीं हुई है। तो जब भी आपको एमआईएस वाली फाइल को ही फॉलो करना है। तो हमने यहाँ पर ये बैंक वाला भी हमने प्रॉफिट ले लिया। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट हम देखेंगे अभी। सेम इसी तरह से जैसे सैलरी को किया था, डिविडेंड को हमने किया, अब हम जो बैंक के प्रॉफिट है उसको भी हम एज ए इनकम अपनी शो करेंगे, ठीक है। हमने अदर सोर्स में भी हमने ऐड करना होगा, जो हमने यहाँ पर ये अदर रिसीट के अंदर हमारे कितने हो गए थे, देखिए ये हमने डिविडेंड डाल चुके थे इसके अंदर ना, और दूसरा स्टेट बैंक वाला प्रॉफिट डाला था। अब हमें ये जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट है वो भी हमारी इनकम है, वो भी हम इसमें एड ऑन करेंगे, ठीक है।
तो जैसे कि ये 531 थी और जो यहाँ पर थी 50,250, ठीक है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे प्लस 50,250, ठीक है, तो ये बनती है 581,451, तो ये टोटल जो बनती है वो 581,451, 581,451, ठीक है। इसी तरह से टैक्स की अमाउंट देखिए, टैक्स तो नहीं बल्कि ये फुल एंड फाइनल था, तो सेम अमाउंट हम यही वहां पर हम फाइनल टैक्स का पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनकम को हमने डिक्लेयर कर दिया जो कि हमारे डिविडेंड से थी, प्लस हमारे जो भी स्टेट बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक से जो प्रॉफिट आ रहा था वो डाल दिया। तो सेम हम नेक्स्ट हम चले गए, जैसे हम चार्जेबल में हमने यहाँ डाल दिया था फुल एंड फाइनल में इसका पूरा का पूरा अमाउंट। देखिए ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक बना के सम अप ऊपर यही कर लेता है, ठीक है, कि इतना टोटल बना था आपका, जिसमें हमने देखिए डिविडेंड डाला हुआ है और ये बैंक प्रॉफिट डाला हुआ है। अगर आप सेक्शन देखें 51 52 ये रहा और डिविडेंड का ये रहा, और भी जो आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है और आप अगर कोई और ऐसी चीज आती है जो यहाँ पर मैं अपने एग्जाम्पल में नहीं शामिल कर चुका, नहीं आ रही है इसमें, तो आप इसके सेक्शन कोड से आप जाके सेम इसी तरह से ट्रीटमेंट करना है। कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है क्योंकि उसमें सेक्शन कोड मेंशन है, बहुत ही इजीएस्ट वे है, बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये, आप उसको फॉलो करते जाए और फुल्ली कॉन्फिडेंट होके आप ये करें। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपने कुछ गलत कर लिया, वो बिल्कुल नहीं करना है इस चीज से, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी हो गया, बैंक भी हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे एमआईएस में और क्या आइटम रह गई है, ठीक है। तो हम यहाँ आते, ठीक है, दोबारा यहाँ जाते, हमारा सैलरी हो गया था, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हम आते ये टैक्स ऑन रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस के ऊपर भी जो टैक्स होता है, आपका क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन यूज होता है, उसके ऊपर भी जो टैक्स लग रहा होता है आपका, उस वो भी आपका एडजस्टेबल का पार्ट बनता है, ठीक है। देखिए वो एडजस्टेबल का पार्ट है, ना कि फुल एंड फाइनल का। आप एडजस्टेबल में आएंगे आप, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी ये हमने सैलरी का था, ठीक है। आप नीचे आते हैं तो देखिए सैलरी, ये जो एडवांस जो होता है क्रेडिट कार्ड का वो यहाँ होता है। ये तो मुझे पता था, अगर आपको नहीं पता तो आप देखिए सिंपल आए यहाँ पर सेक्शन देखिए ये रहा, सेक्शन कोड यहाँ मेंशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखते हैं 64151905 ऑलरेडी बताया हुआ है सेक्शन, तो आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, ये वही सेक्शन है जो कि आपके क्रेडिट डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड से ये अंडर सेक्शन 236Y कहलाता है। तो ये एडजस्टेबल टैक्स है। तो हमने यहाँ देखा कि हमारा भी ये टैक्सेबल अमाउंट था 414040, ठीक है, ये हमने लिया यहाँ पर और हमने यहाँ रिसीट वैल्यू में डाल दिया और कलेक्ट कितना टैक्स हुआ था 20702। तो आपने आपका ये एडजस्टेबल टैक्स भी यहाँ पर डाल के ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये कहीं और नहीं आता, जो कि फाइनल एंड फिक्स का जो चीजें थी वो हमने इनकम में शो किया, ठीक है ना। बट जो हमने ये जो ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर जो कार्ड से या उससे ऑनलाइन होता है, बैंक बैंक टू बैंक होता है दूसरी कंट्रीज में, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग पे हो जाता है इस तरह से, तो वो आपका फुल एंड फाइनल का पार्ट नहीं होता, वो आपका एडजस्टेबल टैक्स में काउंट होता है। वो आपकी इनकम की जो टैक्स है उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ देख लेता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ क्या चीज होती है। हमने यहाँ डाल दिया, हमने कैलकुलेट भी दबा दिया, देखिए अब यहाँ कंप्यूटेशन पे आएगा तो देखिए अब यहाँ क्या होगा। देखिए हमारा 48,000 नॉर्मल टैक्स था, यही था, बट हमने जो एडजस्ट किया था उसकी वजह से देखिए ये आपका रिफंडेबल आ गया 20,702। ये बिल्कुल वही, देखिए आपने जो एडजस्ट किया, जो आपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से यूटिलाइज किया था, तो वो रिफंडेबल में आ जाता है ये, क्योंकि ये रिफंडेबल है, इस वजह से इसने रिफंडेबल में दिखा दिया। आपके जो टैक्स, अगर आपका टैक्स ज्यादा होता और आपने कम पे किया होता तो ये आपको बेनिफिट देता, आपका रिफंडेबल नहीं होता, यहाँ से एडजस्ट हो जाता। छोटी सी मिसाल ये कि अगर आपकी ये सैलरी थी 13,20,000 और उस पर आपने टैक्स ना दिया होता, उस टाइम पे जो एम्प्लॉय से डिडक्ट करता है, बट आप कोई भी इनकम ले ले, सैलरी कैटेगरी की तो इनकम टैक्स डिडक्ट होके ही मिल रही होती है, बट आप कोई इनकम ले ले जिसपे आपको आज की डेट में टैक्स पे करना है, जो कि टैक्स ईयर 2025 का है, और आपने अगर कोई आपका एडजस्टेबल टैक्स है जो कि आपकी प्रॉपर्टी से भी आता है एडजस्टेबल टैक्स, उससे भी आप अपनी इनकम की जो टैक्सेबल अमाउंट है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपकी कोई इनकम दूसरी सैलरी से अलावा भी और कोई इनकम होती है और उसका टैक्स पे ऑफ करना है आपको, तो आपकी एडजस्टेबल टैक्स में जो जो अमाउंट आएगी वो आपकी जो टैक्स पे करना है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, या तो उसको ज्यादा पे करना है, आपका एडजस्टेबल कम है तो आपको कम पे करना पड़ेगा। सिंपल है, ये सिंपल मैथ से ही है। तो अगर आपने देखा तो ये जो हमारा कार्ड का था, हमने ये एंट्री भी कर ली, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया, हमने जितने भी सेक्शन थे हमने वन बाय वन सब चीजें डाल दी इसमें। अगर किसी की और भी सेक्शन आते, इसी तरह से ट्रीटमेंट होती है, यही आप में जाए, बस हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपकी इनकम थी, ये एडजस्टेबल में जा रहा है, आपको यहाँ नजर रखनी है, वो भी आपको ज्यादा सोचना नहीं है। आपको ये सेक्शन अगर इसमें मिल रहा है एडजस्टेबल, दैट्स मीन कि वहां हो जाएगा। अगर वो फुल एंड फाइनल फिक्स के अंदर मिल रहा है, दैट्स मीन कि आप अपना यहाँ रिसीट वैल्यू दिखाएंगे और अपने अदर सोर्स में आपकी इनकम को बताएंगे कि ये इनकम भी है मेरी, ठीक है। तो आपकी ये इनकम भी हो गई। अच्छा, एक और चीज होती है, और भी एडजस्टेबल के अंदर हम एक और चीज एडजस्ट कर सकते हैं, मोस्टली हम मोबाइल के बिल्स वगैरह कर सकते हैं जो आपके प्रीपेड होते हैं, तो आप वो वाला भी आप यहाँ डाल सकते हैं। हाँ, वो आपको एमआईएस में नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई
प्रीपेड, पोस्टपेड, टेलीफोन है, मोबाइल है, तो आपकी कंपनीज के जो टैक्स सर्टिफिकेट होते हैं आप ले सकते हैं और वो अमाउंट वहां पर आप डाल सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये जैसे कि फोन का है, ठीक है, तो ये देखिए इसने बताया कि भाई सम ऑफ 907 रुपए ये टैक्स कटा है आपके सालाना जो भी आपने एक्सपेंस किया था, तो उसके ऊपर आपका ये टैक्स डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये टैक्स ये एडजस्टेबल है, ठीक है ना, तो आप ये आप यानी कि जिसको आम जबान में आप बोलते हैं हम क्लेम कर सकते हैं, हमें रिफंड हो जाएगा, तो आपको ये टैक्स रिफंड हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये एडजस्टेबल के अंदर जाता है। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, अगर आप सेल फोन लिखते हैं, देखिए सेल फोन आ रहा होता है यहाँ यहाँ पर आप डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए ये आ रहा है सेल फोन, प्रीपेड भी आ रहा होता है, फोन भी आता है, तो आप यहाँ पर अपना रिसीट वैल्यू जो है आप बता सकते हैं कि ये मेरा इनकी फोन नंबर बता सकते हैं और ये बताए कि ये मेरा यू फोन का है, ठीक है। इससे एक नया टैब खोल लेगा और आप यहाँ पर आपकी जो रिसीट वैल्यू है ये आप ये डाल सकते हैं, कितने 6024 और 907, ठीक है। तो हमने 6024 यहाँ डाला और 907 ये टैक्स कलेक्ट हुआ। आप कैलकुलेट द बटन दबा देंगे, ठीक है। ये फिर ये एडजस्ट करके बता देगा कि भाई आपका ये भी एडजस्टेबल टैक्स में ऐड हो गया। जो आप सम अप करें तो ये ऊपर दिखा रहा होता है, ये टोटल आपका एडजस्टेबल टैक्स इसमें आ गया आपका। क्यों कि ये आपकी सैलरी का था, ये टैक्स डिडक्ट हुआ था, तो ये जो बकाया है आपको समझ लें कि रिफंडेबल हो रहा है, क्योंकि आपका तो सिर्फ सैलरी की इनकम थी, आपने डिडक्ट कर दी। इसके बाद जो ऊपर की अमाउंट जो आ रही है 69,609 और इसका डिफरेंस है, वो आपका रिफंडेबल का पार्ट बनेगा, जो भी आप यहाँ पर एडजस्टेबल के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखिए मोबाइल का डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने जो क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन पेमेंट थी वो डाल दी। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो आपके EMI में सेक्शन आता है, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपके कोड्स यहाँ आते हैं एडजस्टेबल में, वो आपका रिफंड हो सकता है या आपके नॉर्मल टैक्स से एडजस्ट हो सकता है। फुल एंड फाइनल के अंदर भी देखे तो आपने आपकी जो डिविडेंड इनकम थी वो डाल दी थी, हमने बैंक के प्रॉफिट डाल दिए थे। अच्छा, जो स्टॉक्स की थी एक और चीज रह गई इसके अंदर कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है स्टॉक्स की है तो इसका कैपिटल गेन भी होता है। तो कैपिटल गेन इज द ऑल्सो आपका वो एक इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी आपको डालना है। इसकी सीजीटी रिपोर्ट निकलती है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये सीजीटी रिपोर्ट होती है, ये आपको नेशनल क्लियरिंग कंपनी से मिल जाती है, बट टिल नाउ अभी तक तो ये जनरेट नहीं हुई 2025 की, ये लास्ट ईयर की दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये नेक्स्ट मंथ की आई थिंक 15 तारीख, अगस्त की 15 तारीख तक ये फाइनलाइज होता है। ये शायद उससे पहले भी ये इशू करना शुरू कर दे। तो अभी तक तो एनसीसी से जो टैक्स ईयर 2025 की जो है अभी तक, वो अभी तक कंप्लीट सर्टिफिकेट आपको ना मिल सके, तो आप यहाँ से भी आप ये देख के ले सकते हैं। और ये एक अलग इसकी एक वीडियोस भी सेपरेट है, बहुत डिटेल में है इसकी, कि ये जो होती है जो कैपिटल गेन एक्चुअली आपको नेशनल क्लियरिंग कंपनी आपको देती है कि आपके नेक्स्ट 3 to 4 ईयर तक ये आपका अगर कोई लॉस है तो उसको जो भी आपका कैपिटल गेन एवरी ईयर बन रहा है उससे एडजस्ट करेगा। तो अगर आपका लॉस है तो आपको कुछ भी मेंशन करने की नीड नहीं है, ठीक है। अक्सर यूजर यही कहते हैं कि सर लॉस है तो हम लॉस पे तो कहीं डिक्लेयर करें ना। देखिए लॉस ये डिक्लेयर आप जब करेंगे अगर ये एडजस्टेबल ना हो, एनसीसी कहता है कि हम एडजस्ट कर देंगे आपका आपका जो भी लॉस है, और आपको नेक्स्ट ईयर कोई इनकम कैपिटल गेन से बनती है तो उसके साथ पहले हम नेट ऑफ कर देंगे। चले हम आ जाते हैं कि नेट ऑफ हो चुका है, अब सीजीटी आ गया है, ऐसा भी सिनेरियो बनता है कि कैपिटल गेन पे अब आप आ गए ना, लॉस में नहीं। अगर आप कैपिटल गेन पर आ गए तो उसकी किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे फॉर्म में। तो देखिए कैपिटल गेन आता है तो सिंपल हम कैपिटल गेन में आ जाएंगे, ठीक है। ये कैपिटल गेन का टैब है, आप यहाँ पर डाल दीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है 200,000 का ना, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कैपिटल गेन यहाँ पर इस तरह से करके, ठीक है। जब कैपिटल गेन डालते हैं तो क्योंकि सीजीटी का टैक्स भी कट चुका होता है, फाइनल का पार्ट होता है ये, तो हम यहाँ पे बता देंगे कि भाई हमारा टैक्स कट चुका था, इस वजह से हमने फाइनल का पार्ट कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करना है, आप कुछ मिलना नहीं है। जैसे आप एडजस्टेबल है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये हमको वापस मिलेगा, सर वापस नहीं मिलता। जो एक्सपेंस होता है उस पर जो टैक्स कटता है वो वापस एडजस्टेबल होता है, बट जो आप देखें तो ये आपकी इनकम हो रही है, इनकम पे तो आपको टैक्स आपका फर्ज बनता है आपको देना, जो कानून बनाया गया है उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो ये हमारा कैपिटल गेन हमने यहाँ मेंशन कर दिया। ये कैपिटल गेन में आपकी प्रॉपर्टीज का भी प्रॉपर्टी है अगर आपकी, तो उसका भी सीजीटी होता है कैपिटल गेन टैक्स, तो उसमें भी जो कैपिटल गेन होगा वो यहाँ डालेंगे। प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू नहीं डालेंगे, सिर्फ कैपिटल गेन डालेंगे। सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि कैपिटल गेन यहाँ डाल दिया तो हम इसका जो टैक्स होगा वो हम कहाँ बताएंगे, तो हम आ जाते थे कि फुल एंड फाइनल में आ जाती है, फिक्स फाइनल में। अगर आप यहाँ चेक करें, यहाँ पर आप सीजीटी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ये कैपिटल गेन पूरा लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो कैपिटल गेन के भी बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ पर आप आके अब यहाँ से पूरा एक्सप्लोर से सर्च कर ले।
तो देखिए कैपिटल गेन आ रहे सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का पूरा एक सेपरेट चैप्टर है, ठीक है, इसमें हम नहीं जाएंगे वरना बहुत डिटेल में हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल गेन आ रहा है, ऑन सिक्योरिटीज आता है। अब सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीजें होती है। अब देखिए तो बहुत सारा चीज आ रहा है इसमें कि कौन सा म्यूचुअल फंड से आपका 37A के सेक्शन के अंदर देखें तो बहुत सारी चीजें होती है, राइट्स के भी है। तो इसके अंदर आपको देखना है कि आपकी सिक्योरिटी पे जो कैपिटल गेन टैक्स है मोस्टली 15% है, 7.5% भी होता है। अगर 7.5% डिडक्ट हुआ है तो 7.5% में आएगा, अदरवाइज आपका यहाँ आएगा। तो अगर कैपिटल गेन हुआ है आपका 37A के सेक्शन में और 15%, अच्छा। अब किसी ने ये भी पूछा था कि सर कैपिटल गेन वो उसका सेक्शन तो यहाँ कोड है बट वो MIS में भी नहीं आ रहा है, तो वो चीज नहीं आएगी कि कैपिटल गेन वो आपके स्टॉक्स आपके पास है, अभी तक उसको आपने रियलाइज नहीं किया है, वो एनसीसी के पास होता है और एनसीसी का एक अपना सेपरेट एक पूरी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो उसके तहत चल रहा होता है। बट हमें ये पता होता है कुछ चीजें, हमें भी इसका तजर्बा होना चाहिए, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो हम कैपिटल गेन हमारा अगर 2 लाख था, हम 200,000 या मेंशन करते हैं, देखिए ये टैक्स खुद ही काट करके बता देगा। 15% के हिसाब से 30,000 होता है और ये ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कैपिटल गेन भी हो गया जो कि हमने इन्वेस्टमेंट की थी स्टॉक्स में, ठीक है। इसके डिविडेंड हमने इनकम मेंशन कर दिया था, कैपिटल गेन जो हुआ वो भी मेंशन कर दिया। एक और जगह मैं आपको बार बार वन बाय वन पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सर्कल बना के दिखा रहा हूँ कि सैलरी डिक्लेयर की, टैक्स में गए एडजस्ट किया, सेम इसी तरह से अदर इनकम में अदर सोर्स में गए अपना इनकम मेंशन किया, टैक्स में गए, देन वेल्थ स्टेटमेंट। ये 3 स्टेप आपके हर चीज हर एंट्री में देखे किस पे ट्रीटमेंट किस पे बनती है, उस वजह से हम 3 स्टेप लेते हैं। तो हम आए कि अब यहाँ कैपिटल गेन था तो ऑफकोर्स देख कैपिटल गेन हुआ तो आप खुद ही सोचे क्या हुआ, आपकी इनकम हुई। तो जो आपकी इनकम हुई है तो आपको ये इसमें ऐड करना है। ये आपने इसके अंदर देखे डिविडेंड इनकम ऐड किया हुआ था, अच्छा इसके अंदर देखे आपने बैंक का प्रॉफिट ऐड नहीं किया। तो आपको ये ख्याल करना है कि देखिए जो भी आपका इनकम हो रहा है किसी भी तरीके से वो आपको वहाँ शो करना होता है। तो आप यहाँ दोबारा आ जाते हैं, टैक्स चार्जेबल में आते हैं, हम एडजस्टेबल में आते हैं, आई मीन कि हम यहाँ फुल एंड फाइनल में आते हैं। तो देखिए यहाँ सारी इनकम मेंशन कर दी थी हमने। एट द एंड आखिरी में आप आके डायरेक्ट आप ये सम ले ले, ठीक है ना, आप ये डायरेक्ट यही ले ले, आप जाके वहां डाल दे ताकि आपको सम नहीं करना पड़े। तो आप वन टाइम में भी ये सारी डालने के बाद डाल सकते हैं, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा था ताकि आपको बार बार रिपीट होके आपको इस तरह से समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ जाना होता है, ठीक है। हमने जैसे 2 लाख यहाँ डाला था वो भी ऐड हो गया, तो जितनी भी हमारी अदर इनकम कह दे आप, वो हमने जो फुल एंड फाइनल का पार्ट था जो हमने यहाँ डाली है, हम वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे, रिकंसिलेशन में आएंगे, और हम यहाँ फुल एंड फाइनल वाले में इनकम यहाँ बता देंगे कि हमारी ये अदर इनकम थी, ठीक है। तो हमने सैलरी डाल दी और अदर इनकम, और अदर इनकम के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। हमने अभी डिविडेंड देख लिया, स्टॉक देख लिया, कैपिटल गेन देख लिया जो कि स्टॉक से रेलिवेंट था। अब आ जाते हैं देखिए प्रॉपर्टी का भी, प्रॉपर्टी का चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैं यहाँ से शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर प्रॉपर्टी भी होता है तो वो भी सेम इसी तरह का आपको स्टेप्स लेने हैं कि कैपिटल गेन ले लेंगे अगर आपने सेल की है, ठीक है। एडजस्टेबल में आप आएगी सेम इसी तरह से, एडजस्टेबल टैक्स के अंदर भी आपको प्रॉपर्टी का मिल जाता है, जो 236 के और सी में होता है, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा आपको वो। मैं आपको दिखा देता हूँ ये। तो देखिए ये आपका फुल एंड फाइनल का पार्ट होता है, तो देखिए आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का देखे तो यहाँ आ रहा होता है। तो जो भी आपने अगर सेल की है, आपकी जो भी कैपिटल गेन हो रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसमें बता रहा होता है 1 ईयर से पुरानी थी, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 5 ईयर तक, तो ये बता रहा होता है यहाँ पर, तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। बट ट्रीटमेंट इसी तरह से कैपिटल गेन यहाँ पर आप डालेंगे, ठीक है, वो आपका क्या होगा अदर इनकम का पार्ट बन जाता है। आई मीन डायरेक्ट कैपिटल गेन के लिए तो सेपरेट बताया हुआ है यहाँ, हम इसको यहाँ पर हम नहीं डालेंगे अदर सोर्स के अंदर, ठीक है। कैपिटल गेन स्टॉक्स का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, वो सब यहाँ पर आता है। तो इसकी तरह से फिर हम साथ साथ कहाँ पर आए कि भाई आपकी इनकम हुई है तो आपको आपकी रिकंसिलेशन में आके आपको आपकी इनकम को भी इंक्रीज करना है, तो ही आपका ये रिकंसाइल पूरा प्रॉपर होगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत रह जाते हैं हम अपने एक्सपेंस और अपने एसिड्स से मैनेज कर रहे होते हैं इसको। सेम इसी तरह से एसिड्स के अंदर भी हम आपके आएंगे, अगर अभी प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पर अपना ऐड करके प्रॉपर्टी को, जैसे हमने बैंक्स को ऐड किया इसी तरह से अपनी प्रॉपर्टी को भी आप यहाँ ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नॉन बिजनेस, तो आप यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने वीडियो के अंदर पूरा स्मार्ट तरीके से पूरा MIS में जो लाइन बाय लाइन जो जो आपके सेक्शन आ रहे हैं आप उसके थ्रू आप चले जाएं। बट आपको ये स्टेप सारे याद रखने हैं कि हमने किस किस तरह से, पहले हमने सैलरी की इनकम यहाँ पर डालनी है, इसके बाद हम चार्जेबल में जाते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल में हम सैलरी डालते हैं, देन अपनी फिर एक थर्ड स्टेप होता है हमारा वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं और रिकंसिलिएशन में अपनी इनकम यहाँ दिखाते हैं। ये तो हमारी सैलरी का हो गया था। फिर अगर आपकी अदर इनकम है तो सेम किसी भी किस्म की इनकम है आपकी, अदर सोर्स में आएगी, आप अदर सोर्स में ऐड करेंगे, ठीक है। टैक्स चार्जेबल में आएगी आप,
और आपकी अदर इनकम जैसे डिविडेंड से हुई थी, जैसे हमने डाली थी, बैंक प्रॉफिट हुआ था, इस किस्म की जितने भी प्रॉफिट है आप फुल एंड फाइनल में आप सारे डाल दे, वन बाय वन जितने डल जाएंगे ये सारे के सारे वन गो में डाल दे आप। जो आपका ये टोटल आएगा, ये टोटल आप ले लें और नीचे वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाए और आपकी जो अदर इनकम है उसमें आप जाके मेंशन कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका एक सैलरी और आपकी अदर इनकम से जितनी भी टैक्स थी आपकी, जितनी भी यानी कि जो फुल एंड फाइनल जो भी अदर इनकम थी वो हमने डाल दी। सेम इसी तरह से कैपिटल गेन था, वो भी हमने यहाँ पर ऐड ऑन किया, हमने ऐड करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। एडजस्टेबल के अंदर जो फुल एंड फाइनल में जो आ रहा था उसके अंदर जो कैपिटल गेन था, देखो तो उसमें वो नहीं आ रहा था, एडजस्टेबल जा रहा था। तो जो भी हमारी अदर इनकम थी हम सिंपल एज इट इज पूरी हम यहाँ टैक्स चार्जेबल में आएगी, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स आप यहाँ फुल एंड फाइनल में आ जाएगी। अब ये आप पूरी कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे। क्यों? इसके अंदर हर चीज आ गई है। आपने डिविडेंड डाल दिया है, आपने अपना बैंक प्रॉफिट डाल दिया है, ठीक है। आपने अपना कैपिटल गेन डाल दिया है इसके अंदर, जो भी स्टॉक्स का हो या आपकी प्रॉपर्टी का हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने जितने भी आपके जो आपके अदर इनकम का पार्ट था वो सब अपने फुल एंड फाइनल में डालने के बाद जो सम अप बनता है आप वेल स्टेटमेंट में डाल देंगे। अच्छा, मैं आपको रिकंसाइल करना अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये किसी और क्लाइंट का अकाउंट है ये, ठीक है। तो वो आपके पास जो प्रीवियस एसेट्स हो गए या जीरो पे हो गए तो आपको खुद करना होगा। अगर आपका कुछ एक्सपेंस ज्यादा डाला होगा या आपकी एसेट्स कम डाली होगी या आपने क्लोजिंग बैलेंस में कुछ फर्क होगा तो जिसकी वजह से आपका नहीं हो रहा होगा, तो आपको ये करना होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपके अलग अलग सिनेरियोस बन सकते हैं, तो आपको खुद देखना होगा उसके अंदर। और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है अगर आपको, या इसमें समझ नहीं आता कि रिकंसाइल क्यों नहीं हो रहा है ये, तो आपको ये चीज जाननी चाहिए कि आपकी जो एसेट्स है, अगर है एसेट्स तो आपने इतना एक्सपेंस किया होगा या आपने कोई नई चीज ऐड की होगी तो आपका कम भी हुआ होगा एसेट्स। मोस्टली यही होता है, कोई एसेट्स ले लिया, कोई प्लॉट ले लिया है, बट हमारे एसेट्स में था ही नहीं, बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़ा था, प्लॉट ले लिया 20 लाख का, हम यहाँ 20 लाख मेंशन तो कर रहे हैं पर आपका एसेट्स तो था ही 10 लाख का, तो हमेशा वो रिकंसाइल में अनरिकंसाइल अमाउंट में पड़ी रहेगी। तो इस तरह के मसले होते हैं, इस वजह से आपको खुद आपके एसेट्स और एक्सपेंस को देखना होगा, इसके बाद ही वो आपका रिकंसाइल होगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की आपकी ये छोटी सी एक स्मार्ट तरीके से जो हमने टैक्स फाइल किया है सैलरी का, आप सबको इसमें समझ आ गया होगा। और मेरा मकसद यही होता है कि एवरी ईयर इसी तरह से लोगों के कॉन्फिडेंस को मैं डेवलप करूँ। कोई टैक्स रिटर्न फाइल करना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल वे से मैंने आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताया कि आप इस सेक्शन में जाए, एमआईएस में जाए, वहां से आप कर ले, आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है आपकी, लोगों की इन्वेस्टमेंट और ये, तो उसको भी आप इस एमआईएस की फाइल के थ्रू बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप फाइल अप खुद से घर बैठे कर सकते हैं। और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और दोस्तों को भी ये सिखा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और दुआओं में जरूर याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।